चांदनी चौक नहीं, चांदनी चौक। यानी वो चांदनी चौक जहां आपका दम घुटने लग जाए। मतलब बात पॉल्यूशन की हो रही है, लेकिन बात चांदनी चौक से क्यों शुरू हुई? वो इसलिए कि चांदनी चौक टू चाइना का कनेक्शन सिर्फ एक फिल्म के नाम का नहीं, पॉल्यूशन से भी है। इस कनेक्शन को समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है चांदनी चौक और चाइना के बीच पॉल्यूशन का रिश्ता, और कैसे जहां बीजिंग सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब रही, जबकि दिल्ली आज भी इससे जूझ रही है। वैसे तो बीजिंग और दिल्ली के बीच पॉल्यूशन की समस्या को एक जैसा बताने की चर्चा कम से कम एक दशक से हो रही है, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा ने इसे तब और चर्चा में ला दिया जब नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट किए और बताया कि चीन की राजधानी बीजिंग में पॉल्यूशन से लड़ाई कैसे जीती गई, यानी वहां की हवा को कैसे साफ कर दिया गया। सबसे पहले बता दें कि दिल्ली और बीजिंग में पॉल्यूशन की वजह एक ही थी। दोनों ही शहरों में पराली और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की समस्या थी। साल 2017 की बात करें तो बीजिंग में पीएम 2.5 के दो बड़े कारण थे। पहला इलाकाई यानी खेतीबाड़ी और कोयले का जलाना, जबकि दूसरा कारण था गाड़ियों और कारखानों का धूल और धुआं। बीजिंग में 45% यानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वहां दौड़ रही गाड़ियों से हो रहा था। दूसरे नंबर पर जो धूल थी वो 16% तक हवा को खराब कर रही थी, और 12% पॉल्यूशन कारखानों से हो रहा था। लेकिन इलाकाई प्रदूषण की बात करें तो 12% का योगदान पराली जलने के कारण हो रहा था, 3% कोयला जलाए जाने से और 12% अन्य कारणों से हो रहा था। बीजिंग ने इस समस्या को कैसे काबू किया ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह और उसे सॉल्व करने में नाकामी को समझते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? टेरी और ARAI की 2018 की स्टडी के अनुसार सर्दियों में धूल, मिट्टी, सड़क निर्माण इनसे लगभग 30%, परिवहन यानी गाड़ियों से लगभग 28%, उद्योग से लगभग 17%, घरेलू कारणों से लगभग 10%, पराली जलाने से लगभग 4% और अन्य से लगभग 11%। यानी सर्दियों में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा धूल, ट्रैफिक और उद्योग से खराब होती है। पराली का हिस्सा सीमित है। अब एक दिलचस्प बात आपको बताएं कि दिल्ली और बीजिंग दोनों ने पॉल्यूशन के खिलाफ कदम उठाने की शुरुआत साल 1998 में ही की थी। बीजिंग ने पॉल्यूशन को 65% कम कर लिया और दिल्ली सिर्फ 28% पॉल्यूशन कम कर पाई। दिल्ली में अक्सर पराली को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन समस्या केवल पराली नहीं है, बल्कि धूल, गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन और कारखाने ये मिलकर प्रदूषण को गंभीर बनाते हैं। बीजिंग और दिल्ली दोनों ने कारखानों और गाड़ियों के प्रदूषण को कैसे कम किया, ये देखना भी दिलचस्प है। बीजिंग और दिल्ली दोनों ने वाहन प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए, लेकिन कठोरता, निरंतरता और असर में बड़ा फर्क रहा। बीजिंग ने गाड़ियों के प्रदूषण पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की। बीजिंग ने वाहन प्रदूषण का सबसे बड़ा दुश्मन मानकर ये कदम उठाए। चीन ने पहला काम क्या किया? पुरानी गाड़ियों को पूरी तरह से हटा दिया, उन्हें धीरे धीरे करके फेज आउट कर दिया। BS3, BS4 जैसे पुराने स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों को सड़क से बाहर किया। दूसरा, डीजल वाहनों पर कड़ा नियंत्रण किया। डीजल की गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी। शहर के भीतर डीजल ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर कड़ी पाबंदी लगाई। तीसरा, इलेक्ट्रिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर। इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सी और निजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बड़े पैमाने पर अपनाया गया। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया। और चौथा क्या किया? नियमों का सख्त पालन हुआ। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया। राजनीतिक या कानूनी ढील वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजिंग ने वाहन प्रदूषण को तेजी से कंट्रोल किया और PM 2.5 में बड़ी गिरावट आई। दूसरी तरफ दिल्ली ने कदम उठाए, लेकिन आधे अधूरे। ये समस्या मामले के कोर्ट में उलझने की वजह से भी बढ़ी। पहली समस्या ये हुई कि जब पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाई गई तो मामला अदालत पहुंच गया।
BS4 गाड़ियों को लेकर कानूनी लड़ाइयाँ चली। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ढील दी। दूसरा, गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने नीतियां भी बनाई और पैसा भी लगाया, लेकिन कागजी फैसलों और जमीन पर हकीकत के बीच एक बड़ा फासला रह गया। सरकार के प्रयासों की बात करें तो पुरानी और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति लाई गई। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद का वादा किया गया ताकि लोग खुद आकर अपनी पुरानी गाड़ियां छोड़ दें। इसी तरह पहले डीजल गाड़ियों को रेट्रोफिट करने की सब्सिडी दी गई और बाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी लाई गई। ई रिक्शा, ई कार्ट और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी देकर सरकार ने ये संदेश दिया कि भविष्य इलेक्ट्रिक का है। लेकिन कमियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। कभी पुरानी गाड़ियों पर सख्ती की गई तो कभी कोर्ट के फैसलों से ढील मिल गई। इससे लोगों में साफ संदेश नहीं गया कि नियम पक्के हैं या कल बदल भी सकते हैं। तो फिर कोई अपनी पुरानी गाड़ी क्यों छोड़ दे? जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग थी। स्क्रैप नीति के तहत स्क्रैपिंग सेंटर बहुत कम थे और उसके साथ भी कई झमेले थे। और ईवी पॉलिसी में सब्सिडी तो घोषित हुई, लेकिन चार्जिंग स्टेशन तेजी से नहीं बढ़ पाए। नतीजा ये हुआ कि लोग ईवी खरीदने के पहले आज भी सवाल पूछते हैं, चार्ज कहाँ करेंगे? एक और बड़ी कमी रही निगरानी की। पुरानी गाड़ियां कागजों में बंद हो गईं, लेकिन कई गाड़ियां आसपास के इलाकों में चलती रहीं। यानी प्रदूषण शहर से बाहर धकेल दिया गया, खत्म नहीं हुआ। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सरकार की नीयत पर सवाल नहीं, लेकिन नीति, सख्ती और निरंतरता एक साथ नहीं चल पाई। जब तक नियम सख्त, स्थायी और जमीन पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक गाड़ियों के प्रदूषण पर वास्तविक जीत मुश्किल है।